बोर्ड्स के पिछले 5 वर्षों के सवाल और उसके सबसे बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखते हैं इस टॉपिक से कितने सवाल बोर्ड में पूछे गए पिछले 5 सालों में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सवाल देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या पूछा गया। पहला सवाल, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। कोई पॉइंट है ओ, ये वाला, इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वीए और वीबी का, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो के बराबर होगा। कैसे करेंगे? सिंपल सी कहानी यह है कि यहां से यहां तक की दूरी को मान लो मैं एल बोल देता हूं और इसको मैं आर बोल देता हूं। ठीक है क्या? तो अगर मैं पोटेंशियल एट ए बोलूं, किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है के क्यू बाय आर के बराबर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय एल। अगर मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल बोलूं तो हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एल प्लस आर। ठीक है क्या? तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं करूंगा तो वी ए माइनस वी बी दैट रिजल्ट्स टू के क्यू बाय एल माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय एल प्लस आर। कौन बड़ा है? इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये क्वांटिटी बड़ी है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। मतलब पॉइंट चार्ज को अगर प्लेस करेंगे इस प्रकार से तो इनका वीए माइनस वीबी का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, फिर देखते हैं मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने इसकी किस तरह से सेट की थी। लेट्स सी। पॉजिटिव अगर आप लिखते तो आपको सीधा 1 नंबर मिल जाता। हमने इसे इलैबोरेटेड वे में आपको समझाया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, डिफाइन द टर्म रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर्स। जनरली ये चीज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, बट कंडक्टर्स में रिलैक्सेशन टाइम पूछा है, इसलिए हम इसे यहां देख रहे हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है क्या? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? आप सभी को पता है कि कंडक्टर किसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा मटेरियल जिसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो मतलब क्या इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? हाँ, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो मोशन बिल्कुल रैंडम, ये इधर उधर कहीं भी दौड़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर भी कहीं भी दौड़ते हैं। इधर मोशन हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो कैसा है? रैंडम मोशन। कैसा मोशन है? रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। बहुत अच्छे। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम मोशन होता है तो ये आपस में टकराते भी होंगे। ऑफ कोर्स, जैसे बहुत सारे समझो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कमरे में मान लो मैंने 100 लोग भर दिए और सबको बोला कि भागो बिना देखे, तो सब एक दूसरे से टकराएंगे ना। जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो उनके टकराने, दो लोगों के आपस में टकराने के बीच का कुछ समय रहेगा, ऐसे कि नहीं दो के बीच का कुछ और समय रहेगा। उन सबका अगर मैं एवरेज निकालूं, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब आपस में सक्सेसिवली वो टकराने चाहिए, तो जो एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? उसी चीज को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मतलब रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है उसी को क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो ये डेफिनेशन थी। लेट्स सी हाउ मार्किंग स्कीम इज डिसाइडेड। देखिए, द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उसी को क्या बोला गया? रिलैक्सेशन टाइम बोला गया। अगला सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड हाउ इज दिस प्रॉपर्टी यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस? इज द पोटेंशियल इन द कैविटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। 2-3 बातें इन्होंने बोली। लेट्स सी हाउ इट गोस।
देखिए सिंपल सी कहानी, क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझते हैं पहले। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कैविटी है, मान लो ये कंडक्टर है और उसके अंदर एक कैविटी है। लेट्स सपोज देयर इज अ कंडक्टर विद कैविटी। अब आप ऐसे समझो कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है, यहां बाहर कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, मेरी बात समझना। ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को मैं S1 बोल रहा हूं, इस सरफेस को मैं S2 बोल रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो जीरो ही होना पड़ेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होता है वो जीरो होता है, ये हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस प्रकार से मूव करते हैं विपरीत दिशा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो अपनी खुद की एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं और वो वैल्यू तब तक बढ़ती रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ना कर दे। क्लियर है क्या? तो अगर ऐसा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस किस की वजह से? कैपिटल Q की वजह से, S1 की वजह से, S2 की वजह से और इस छोटे वाले Q की वजह से। ये इनसाइड चार्जेस की वजह से, ये आउटसाइड चार्जेस की वजह से। अच्छा, अगर यहां पर Q है तो S1 पर इंड्यूस होगा माइनस Q, बाहर इंड्यूस होगा प्लस Q, ये तो तय है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर माइनस Q बिखरा हुआ नहीं रहा तो यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने लगेंगी, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेगा, जो हम चाहते हैं नहीं। मतलब इन दोनों का सम मिलके जीरो होता है। अगर इन दोनों का सम मिलके जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड S2 की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से मिलके भी क्या होना पड़ेगा? जीरो ही होना पड़ेगा। मतलब कंडक्टर के अंदर बाहर जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसका कोई भी इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? कि जो कंडक्टर है उसके अंदर बाहर जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो बाहर के चार्जेस का इफेक्ट कितना? जीरो। इसे बोलते हैं हम यूनिकनेस थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एग्जैक्टली चीज क्या है कि आप ये समझिए कि अब अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर इस मटेरियल का कुछ भी ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रख दूं जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होता हो, तो जब मैं उसे अंदर रख दूंगा तो बाहर की फील्ड की वजह से उस पर कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर का इंपैक्ट अंदर जीरो है। हाँ के ना? इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये काम क्या आता है? हाउ दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उन इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली बचाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज आती है। इस पोटेंशियल इन द कैविटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो पोटेंशियल कैविटी के अंदर चार्ज कंडक्टर का जीरो नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड जीरो है तो E जो होता है वो होता है माइनस डेल V बाय डेल R। V कौन है? पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, ना कि जीरो। समझ में आया क्या? आप लिख लीजिए इसे, फिर देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम किस तरह से सेट की गई थी। देखिए, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज नॉट जीरो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इसका भी आधा मार्क था। तो इस तरह की चीजें लिखने पर आपको ये मार्क्स मिलते। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, डिफाइंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस in the case of single point charge, constant electric field in z direction, और बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अबाउट सिंगल चार्ज जो है वो इक्विडिस्टेंट नहीं करता है
और कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियली टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस बात का जवाब देना। देखिए क्या क्या अलग तरीके की बातें की गई, क्या एग्जैक्ट चीज है वो देखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर मैं ये बात करूं कि आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, ऐसी सरफेस जिस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहे उसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या ये ऐसी सरफेस है जिस पर हर जगह पोटेंशियल सेम है? हां, ये ऐसी ही सरफेस है जिस पर हर जगह पोटेंशियल सेम ही हो। क्या हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लो पॉइंट क्यू चार्ज है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, इसकी फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, देखो अच्छे से देखते हैं, ऐसे इसकी फील्ड लाइंस होंगी, सब तरफ पॉजिटिव चार्ज से ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अब मुझे ऐसी सरफेस बनानी है जिसका पोटेंशियल सेम हो, कैसे बनाऊंगा? ऐसे ही तो बनाऊंगा। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसी होती है? सर्कुलर। अगर मैं z एक्सिस को ऐसे मान लूं, इसमें ऐसे ले रखा है, मैं मानता हूं ऐसे लेते, तो अगर ऐसे में z एक्सिस मान लूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? सेम पेन से मैं बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये फील्ड लाइंस हैं, तो इसके लिए अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो कैसा बनाऊंगा? प्लेन बनाऊंगा, पूरा प्लेन। इधर से अगर फील्ड लाइंस आ रही है तो पूरा ये वाला जो प्लेन होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा, तो दिस प्लेन विल बी इक्विपोटेंशियल। ठीक है क्या? बहुत अच्छे, लिख लीजिए अच्छे से इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट देखिए, इफ द फील्ड लाइंस, क्या फील्ड लाइंस टेंजेंशियल हो सकती है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वर्क डन जो है इस सरफेस के अगेंस्ट आने लगेगा, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। मतलब मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूं, आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप समझिए कि कोई पॉइंट चार्ज, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब यहां पर दो पॉइंट हैं, ए और बी। इस पॉइंट से ये और ये दोनों क्या है? इक्विडिस्टेंट, बराबर बराबर दूरी पर। ए से बी तक जाने में जो वर्क डन है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वो है 0 के बराबर, क्योंकि वर्क डन जो है वो बेसिकली कितना होता है? Q VA माइनस VB के बराबर। VA VB बराबर है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो टेंजेंशियल है। फील्ड लाइंस कैसी है? टेंजेंशियल, तो उसकी इक्विपोटेंशियल है। अगर फील्ड लाइंस जो हैं वो आप ऐसे समझिए कि रेडियल फील्ड लाइन से अगर टेंजेंशियल होने लगती, जैसे फील्ड लाइंस ऐसे बनने लगती है, चार्ज है तो फील्ड लाइंस बनने लगती है ऐसे, तो फिर उसके लिए वर्क डन आने लगता, और वर्क डन तो आता नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करने। तो ये कुछ बात जमी नहीं, बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल नहीं होती पॉइंट चार्ज के लिए, कैसी होती है? रेडियल होती। नोट कर लीजिए अच्छे से इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए डाइपोल के लिए, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे? देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? प्लस क्यू और माइनस क्यू से एसोसिएटेड होता है। तो इसकी फील्ड लाइंस तो यार मुझे पता है कैसी बनती है, पॉजिटिव से टर्मिनेट होके नेगेटिव में जाती हैं। जो फील्ड लाइंस होती है वो तो इस प्रकार की होती है, ये तो तय है। ठीक है क्या? इस प्रकार की कुछ फील्ड लाइंस होती हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं, इस प्रकार का कुछ। ठीक है क्या? ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने फील्ड लाइंस बनाई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में अब ड्रॉ करूंगा ब्लू पेन से। देख, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है ऐसा कि मैं जैसे जाता जाऊं वहां पे पोटेंशियल सेम होता जाए। पोटेंशियल सेम, ध्यान से समझना। तो कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? और इसके लिए भी ऐसा, ये क्या बना रहा हूं मैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये ब्लू वाली जो है वो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
दिस ब्लू इज बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है क्या? नोट करिए इसे भी अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के। अगला सवाल, why is the electrostatic potential inside a charge conducting shell constant throughout the volume of the conductor? मतलब कि कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट रहता है? सिंपल सी कहानी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर ये जीरो है तो पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नोट करिए इसे, फिर देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। देखिए सेम चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो और कोई वर्क डन नहीं होगा इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। चलिए अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन फिगर। इस फिगर में हमने क्या कर रखा है? पोटेंशियल और x का कर्व दे रखा है। आपको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ। सिंपल, हमको सिर्फ रिलेशन ध्यान रखना है और ग्राफ तो हम खींच देंगे। E इज इक्वल्स टू होता है माइनस डेल वी बाय डेल आर के बराबर, मतलब नेगेटिव टाइम्स होगा इसके स्लोप के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचना है, मान लो ये E है और ये x है, यही ग्राफ अगर मुझे खींचना है तो इसका स्लोप में देख लूं पहले। ये क्वांटिटी मान लो कुछ भी v है, लेट्स सपोज, है ना। तो अगर ये क्वांटिटी v है तो सबसे पहले यहां से यहां तक का जो स्लोप होगा, इसको मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं a b c d। तो ab का जो स्लोप है वो कितना है? वो स्लोप हो जाएगा v बाय 1 और नेगेटिव चाहिए तो माइनस v बाय 1। तो मतलब माइनस v वैल्यू जो होगी वहां पर सीधा डंडा होगा। उसके बाद bc का जो स्लोप है वो 0 है, तो bc के लिए कितना होगा? 0 चलेगा। ये क्वांटिटी कितनी है? ये a, ये bc। और cd के लिए जो होगा वो कितना होगा? cd के लिए स्लोप कितना है? v बाय 1 माइनस v बाय 1 और माइनस माइनस प्लस, इसके हो जाएगा प्लस, ये v के बराबर। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और x का। सिंपल सी बात है, अगर vx का ग्राफ दे रखा हो तो उसका स्लोप ही क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। देखते हैं मार्किंग स्कीम किस तरह से थी इसकी। देखिए सेम zigzag। अगला सवाल देखते हैं, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरीली जीरो एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? गिव एन एग्जांपल, पुट योर आंसर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर की। अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल है इनसाइड कंडक्टर। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और E जो है वो माइनस डेल वी बाय डेल आर होता है, तो पोटेंशियल जो है अगर ये जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल जीरो हो ही हो। कंडक्टर के अंदर नहीं होता है। दिस इज द एग्जांपल। नोट कर लीजिए इसे, फिर देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम किस तरीके से थी। नो इनसाइड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर ऐसा संभव नहीं होता। आगे देखते हैं, अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस प्रकार से, ठीक है क्या? उसमें एक प्रोटॉन को रिलीज किया। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, मतलब प्लस क्यू। उसको रिलीज किया तो ये इधर ही मूव करेगा। पहली बात तो हाँ क्या ना, वो मूव करने लगा इन द रीजन ऑफ पोटेंशियल। क्या होगा इसमें? तो सिंपल सी कहानी, ये तो आपको पता ही है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डेल वी बाय डेल आर। तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल
हमेशा हमेशा घटता है। पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। दोनों ही बातें सही है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। आप सेट कर सकते हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए इसे, फिर देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। इसकी मार्किंग स्कीम थी डिक्रीजिंग और लोअर। अगर आपने लिखा है इतना सा तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सारी हैं। पहली बात तो पोटेंशियल सेम रहता है, दूसरा वर्क डन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहती है, किससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस से सारे पॉइंट्स पर। कोई भी 2 आप लिख सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है क्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जेड डायरेक्शन। सबसे पहले जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जेड डायरेक्शन के लिए अगर आपको फील्ड लाइंस बनानी है, ये सेम ही कहानी हो गई इस तरीके से। अगर मुझे जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, एक प्लेन होगा। और डाइपोल वाला हम देख चुके हैं पहले। तो ये क्या है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स अ प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस, और क्या है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स अ प्लेन, ठीक है क्या। इस एक्सिस का प्लेन अगर ये z है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले चैप्टर में। आगे बढ़ते तो चलिए देखते हैं अब सवाल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड किस प्रकार के सवाल पूछे गए, लेट्स सी। देखिए पहला सवाल, अ चार्ज q इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A अबव अ डाइपोल। एक डाइपोल रखा हुआ है -q +q, उसके इक्वेटोरियल लाइन बनाई गई है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर रखी है, और वहां पर 2 पॉइंट्स मार्क हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, क्या। अब आपको यह बताना है कि बिना एक्सेलरेशन के हमने एक चार्ज q, छोटे q को मूव कराया A से B तक, मतलब एक स्मॉल चार्ज q, छोटा q हम लेके गए, उसको A से B तक हमने मूव कराया, ठीक है क्या। तो आपको यह बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना लगेगा, कितना वर्क डन होगा इस प्रोसेस में। अच्छा एक और बात आप ऐसा समझिए कि वर्क डन जो मैं लिखूंगा ना, वो क्या लिखूंगा, Q VA माइनस VB, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल इनटू Q, दैट विल बी द वर्क डन। A अगर पॉइंट मान लो r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर, तो यहां पर जो डाइपोल होगा वो कितना होगा, KQ/r²। यहां पे भी कितना होगा पोटेंशियल, KQ/r², P KP/r², और यहां पे भी पोटेंशियल कितना होगा, KP/r²। दिस इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो VA VB दोनों सेम है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। और अगर 0 वर्क डन है, इसका मतलब कि कोई वर्क नहीं हुआ A से B में ले जाने पर, ठीक है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो इनिशियल पॉइंट पर भी पोटेंशियल जो है वो KP/r², फाइनल पर भी KP/r², तो दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर, ठीक है क्या। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, लिख लीजिए आप। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए अगर आपने CBSE में ये लिखा होता कि नो वर्क इज डन, तो आपको पूरा का पूरा 1 मार्क इसमें मिल गया होता। 2016 का सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है अगला सवाल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज Q अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R at the center of which another charge Q is located। आप ऐसे समझो कि एक सेंटर है, उस पर छोटा Q रखा हुआ है, ये वाला सर्कल ये बनाएगा अपनी रेडियस का, R रेडियस का। तो एक सर्कुलर आर्क जो ये बनाने वाला है, वो सर्कुलर आर्क कैसे बनाने वाला है, ऐसी कुछ सर्कुलर आर्क बनाने वाला, ठीक है क्या। तो इस A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर ये मूव करेगा तो कितना वर्क डन होगा ये बताना है। डेफिनेटली A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा,
के क्यू आर, ठीक है क्या? दोनों का डिफरेंस, वर्क डन जो आप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? वर्क डन इज बेसिकली कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू को मूव करा रहे हैं ना, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया? कैपिटल क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, दोनों का डिफरेंस अभी भी जीरो, तो वर्क डन कितना? अभी भी जीरो के बराबर। मतलब कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडियली निकलेंगी, सर्कुलर जो है वो क्या बनेंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कभी भी मूव करने पर क्या होता है? पोटेंशियल सेम, इसका मतलब वर्क डन जीरो के बराबर। इस तरह से सॉल्व करना था। देखते इसकी मार्किंग स्कीम कैसे सेट की गई थी। जीरो, नो वर्क इज डन, नन। अगर इतना आपने लिखा है तो भी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा विदाउट एक्सप्लेनेशन, हमने तो एक्सप्लेन करके भी दिखाया आपको। अगला सवाल देखते हैं, देखिए, show that the potential energy of a dipole making an angle theta with the direction of the field is given by u theta is equals to minus p dot e, hence find out the amount of work done in rotating it from the position of unstable equilibrium to stable equilibrium। देखो क्या बोला गया, सिंपल सी कहानी ये है गाइस कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है, इस प्रकार से मान लो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। पहले मान लो ये थीटा 2 एंगल बना रहा था, अब ये रोटेट होके कितना एंगल बनाने लगा? थीटा 1 बनाने लगा। तो किसी भी एक जनरल एंगल थीटा पर अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से ये जो डाइपोल होगा वो किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P। अगर मैं टॉर्क लिखूं इसके अबाउट, तो इसके अबाउट टॉर्क क्या लिखूंगा मैं? P क्रॉस E इज द टॉर्क, तो अपन लिखेंगे P E साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा डी थीटा, और इसकी डायरेक्शन है किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है क्या? इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर की दिशा। cos 180 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट है, इसका इंटीग्रेशन, तो ये जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा के बराबर, ठीक है क्या? कहां से? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये जो टॉर्क निकल के आएगा, ये जो बेसिकली ये क्या लिख दिया मैंने? पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा के बराबर, ठीक है क्या? तो टाउ डॉट डी थीटा और टॉर्क के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री, दिस इज आउट। तो ये बेसिकली कितना निकल के आएगा? माइनस पी डॉट ई के बराबर। दिस इज द वर्क डन, और वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये बेसिकली बन जाएगा पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो P डॉट E विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें किसके लिए लिखना है? जनरलाइज इसे सॉल्व करना है, तो माइनस P डॉट E विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस P डॉट E के बराबर। एक एंगल को अगर मैं जीरो पुट कर लूंगा, है ना। अब हमको क्या निकालना है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक अगर मैं उसे रोटेट कराऊं तो सबसे पहले तो ये देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझना है ना। डाइपोल अगर मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो ये वापस से अपनी पोजीशन रीगेन करेगा, टॉर्क इसमें ऐसे लगेगा। लेकिन वहीं अगर ये डाइपोल इस प्रकार से रखा हुआ है, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, तो ये अपनी शेप रीगेन नहीं करेगा, ये अनस्टेबल है। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम बनना चाहता है तो डाइपोल और ई के बीच में एंगल 0 होना चाहिए, और अनस्टेबल बनना चाहिए तो 180 होना चाहिए। तो मतलब मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां सॉल्व करना है? 0 से 180 के बीच। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर मैं इसे रब करूंगा। 0 से 180 मुझे अब इसे सॉल्व करना है, तो 0 से 180 अगर मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, तो यही क्वांटिटी क्या बन जाएगी? देखिए, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से 180 के बीच। तो cos थीटा विल बी इंटीग्रेशन cos थीटा 180 माइनस 1 पी डॉट ई, ये बेसिकली बराबर है किसके? वर्क डन के। वर्क डन जो है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, तो ये एक नेगेटिव इनका, एक नेगेटिव इसका, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, बट ये माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। तो
तो जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 PE के बराबर। क्लियर है क्या? इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। एक बार आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक्सटर्नल टॉर्क इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है, बेसिकली वो सेम चीज कर रखी है। देखिए उसी प्रोसीजर से सॉल्व करा था, -2 PE। ठीक है क्या? देखिए 3 point charges Q, -4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle। एक equilateral triangle है ABC, उसकी vertices पर 3 point charges रखे हुए हैं ABC, साइड लेंथ L है। आपको एक्सप्रेशन बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, Q पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सेम सवाल है पिछली बार जैसा ही। याद ध्यान दीजिए, ये -4Q इस पर इधर फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा K 4KQ² डिवाइडेड बाय L², अगर L लेंथ है तो, और ये 2Q इधर लगाएगा, दैट विल बी 2KQ² डिवाइडेड बाय L²। और अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना है, 60 है, और ये 60 है तो ये भी 60 है, बीच में एंगल 120 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व करना है, काम खत्म हो गया। रिजल्टेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ नेट जो लिखूंगा मैं KQ² बाय L² को F लिख लेता हूं, तो ये बेसिकली 2F हो गया और ये बेसिकली 4F हो गया, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है क्या? तो एफ नेट जो आएगा वो बेसिकली कितना आएगा, √ऑफ FA² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो सबसे पहले A² दैट इज 2F² 4F² प्लस 16F² प्लस 2 F1 F2 दैट इज 2F 4F cos 120 डिग्री इज 1/2 विद नेगेटिव साइन, तो ये साइन नेगेटिव कर दो, टू दिस साइन एज नेगेटिव। F² माइनस दिस वन 2, इसने इसको मार दिया। ठीक है क्या? तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, F² तो F तो कॉमन ले लो, F बाहर, √ऑफ 4 प्लस 16 माइनस 8, 8 प्लस 4 12, 12 मतलब 4 3 जा, तो 2√3F, that will be answer, that will be 2√3, F will be KQ² by L²। This is the net force acting on the charged particle small q, छोटे वाले q पर इतना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है क्या? चलिए B वाला क्या है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब वर्क डन बताना है कि इन चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम सेपरेट कर पाए। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर ये सारे चार्जेस एक साथ क्लब टुगेदर हैं तो इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी 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 इसकी, और इनको इनफाइनाइट से लाके यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है बेसिकली। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन अगर हमसे पूछा जाए, हमको बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी लिख देनी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, KQ 4KQ² बाय L², एक तो ये, प्लस एक इन दोनों के पेयर की K 2KQ² बाय L², प्लस एक इन दोनों के पेयर की 4 8 KQ² बाय L²। ठीक है क्या? इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इन चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है क्या? कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से सॉल्व करना था। फोर्सेस लिखने थे F1 F2, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये फोर्स लिखना था, पोटेंशियल एनर्जी जो है सेम तरीके से सॉल्व करना था। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? सो दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर। आधा नंबर आपको ये फॉर्मूला लिखने का था, आधा नंबर आपको टोटल फाइनल आंसर निकाल के देने का था। वर्क डन जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करके हम लिख देंगे। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, द वर्क डन, अगला सवाल क्या पूछा गया, देखिए 2020 में पूछा गया सवाल, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें वर्क डन बताना है
एक चार्ज पार्टिकल का दो पॉइंट से पास होने वाला does not depends on the path followed by the particle y। ऐसा पूछा गया है कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है क्या, किन्हीं भी दो पॉइंट से, मान लो कोई पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में जो वर्क डन होगा वो कभी भी इनके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा क्यों? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मोर डिफाइनिंगली अगर मैं ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, वो सिर्फ उसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, उसका वर्क डन कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई। तो ये रीजन आपको लिखना था, उसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। देखिए, अगर आपने ये लिखा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, अदरवाइज ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते थे कि क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है अगला सवाल। 2 point charges Q1 Q2 are kept at a distance of R12 in air। 2 point charges हैं जिनको कहां पे रखा गया है? एयर में रखा गया है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। बहुत अच्छा। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर कोई चार्जेस है, जैसे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है R12 पे, तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने पर मुझे जो वर्क करना पड़ा वही किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेट सपोज कभी ये R दूरी पर था, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका छोटा सा dr, मान लो इसको इंफिनिटी से ला रहे हैं, कभी ये R दूरी पर था, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ छोटा सा dr, और इसको कहां से कहां लेके आ रहे हैं हम? इंफिनिटी से R12 तक। ठीक है क्या? तो जो वर्क डन है वो बेसिकली हो जाएगा माइनस डेल्टा यू के बराबर। तो डेल्टा यू जो है वो कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। क्या ये इंफिनिटी ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, नेगेटिव एडजस्ट करके डेल्टा यू में पॉजिटिव लिख देंगे। तो जो वर्क डन है वो बेसिकली आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर हमें इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो हमको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी साथ में लिखना था। सबसे पहले तो मैंने वर्क डन निकाला, सिंपल। देखिए हमने अच्छे से डिराइव करके निकाला F डॉट dr से, इन्होंने सीधा लिख दिया Q इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। हमने और एलैबोरेटेड वे में उसको डिराइव किया। रादर देन अगर पोटेंशियल की बात करें कि पोटेंशियल कैसे लिखना था, तो आप ही बताओ कि टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की, टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, अगर सबसे पहले मैंने Q1 को लिखा तो उसके लिए Q1 V1, ये पहले वाले चार्ज को जब मैं लेके आया उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरे वाले को लाया तो Q2 V2, और प्लस दोनों की कंबाइंड एनर्जी दैट विल बी K Q1 Q2 बाय R12 के बराबर। दिस इज द टोटल एनर्जी। अगर आप इतना लिखते तो आपको 1.5 मार्क्स इसका मिल जाता। ठीक है क्या? तो इस तरह से बेसिकली आपको इसे सॉल्व करना था। लिख लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल। 3 point charges plus 1 microcoulomb minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are initially at infinite distance apart। ये दोनों एक दूसरे से infinity distance पर थे। Calculate the work done in assembling these charges at the vertices of an equilateral triangle। बहुत अच्छा। देखो क्या सवाल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों चार्जेस इस पे रखने, ये 1 माइक्रोकूलम है, ये -1 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है क्या? कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग। इनको इंफिनिटी से उठा के मैं यहां पर लाया हूं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस बनाना है जिसका ये है 10 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे इसका वर्क डन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
दिस इज वर्क डन, और ये किसके बराबर होगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब इन सबके जो पेयर्स होंगे, और इन सबके पेयर्स लिख लेता हूं मैं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लो मैं इसको Q1 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं Q2, इसको बोल देता हूं मैं Q3। देखो मैं क्या लिख, मुझे लिखना है के Q1 Q2 बाय आर, जो भी डिस्टेंस है आर या ए बोल दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्लस के Q2 Q3 बाय ए प्लस के Q1 Q3 बाय ए, ये लिखना था, ठीक है क्या। तो बेसिकली के कौन है, कॉमन ले लो के, Q1 इज 1, Q2 इज -1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2, प्लस वापस से के Q2 इज -1, Q3 इज 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, अब सिर्फ कैलकुलेशन से वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, क्या की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, दैट विल बी -1 इंटू 3 हो गया, 1 लिखना है, 2 इंटू 1, 1 is 2, 1 is 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -2, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। ये बेसिकली इस तरह से आपको सॉल्व करना, दिखा देता हूं इसकी मार्किंग स्कीम कैसे सेट की गई। देखिए सेम प्रोसीजर, के का वैल्यू लिख लिया 9 इंटू 10 की पावर 9 और सॉल्व कर दिया, सिंपल। चलिए तो अब देखते हैं सवाल जो कि पूछे गए कैपेसिटेंस टॉपिक से। देखिए क्या सवाल, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 having a charge Q is connected to an identical uncharged capacitor C2 in series। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C1 जिस पे चार्ज Q है, उसको कनेक्ट किया गया है एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 से। तो आपको बताना है कि C2 पे कितना चार्ज अक्यूमुलेट होगा, नहीं होगा C2 पर क्यों चार्ज अक्यूमुलेट होगा, अगर ये मान लो पैरेलल में हम इसे कनेक्ट करते तब तो कोई चार्ज अक्यूमुलेट होता, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इस पे Q1 चार्ज है, इस पे -Q चार्ज है, तो इस पर कोई चार्ज अक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इसका आंसर है देयर इज नो चार्ज विल अक्यूमुलेट ऑन दिस। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सबका कैपेसिटेंस बी पार्ट इसका 3 माइक्रोफैराड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद अ कॉमन सोर्स V। रेशियो ऑफ एनर्जीज बताना है स्टोर्ड इन कॉन्फ़िगरेशन की, एनर्जी स्टोर्ड बतानी है कैसे होगी। देखो मैं ये सिंपल सी बात बोलता हूं कि 3 कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो ऐसे 3 3 3, तो इनका जो C इक्विवेलेंट होगा सीरीज का, इसको मैं C डैश बोल देता हूं, दैट विल बी 1 माइक्रोफैरड। और अगर तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में क्या होंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो पैरेलल वाले का C डबल डैश विल बी 9 माइक्रोफैरड। अब जो एनर्जी, इनको एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया जो V वोल्ट का बैटरी है, देयर इज अ V वोल्ट बैटरी विच इज कनेक्टेड, तो इनकी एनर्जीज का रेशियो बताना है। इसकी एनर्जी होगी हाफ C डैश इंटू V स्क्वायर, और इसकी एनर्जी होगी हाफ C डबल डैश इंटू V स्क्वायर, ये E1 और ये E2। अगर इसको बोलूं तो ये जाएगा हाफ 1 इंटू V स्क्वायर, और E2 जो है वो जाएगा हाफ 9 इंटू V स्क्वायर। रेशियो कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 का रेशियो जो है हो जाएगा 1/9, यानी 1:9 विल बी द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है क्या, नोट कर लो इसे इस तरीके से। तो बेसिकली सीरीज में जो है वो 1 माइक्रोफैराड है, पैरेलल में जो है वो 9 माइक्रोफैराड है, रेशियो जो है वो 1:9। अगला सवाल देखिए, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक X है और एक Y है, सेम एरिया है प्लेट का, और क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है, सेपरेशन बिटवीन देम, X हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स वेयर Y कंटेन्स डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, ठीक है क्या। क्या पूछा गया, देखिए आपसे पूछा गया कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड। कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है इसका और इसका, यहां पर 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, ये C है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा K इंटू C। अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक की तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा ये कितना हो जाएगा K C स्क्वायर डिवाइडेड बाय K प्लस 1 इंटू C ने C को कैंसिल कर दिया, K का वैल्यू है 4, C डिवाइडेड बाय
4 प्लस 1 दैट इज 5 और ये बराबर दे रखा है 4 के, तो ये हो गया 4c/5 इज इक्वल्स टू 4, तो c का वैल्यू कितना हो गया 5 के। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x रेज टू y अगर मैं कैपेसिटेंस बोलूं तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 और इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 into 4 that is 20. 5 raised to 20 that is 1 raised to 4 is the ratio of the capacitance. Calculate the potential difference between the plates x and y. अच्छा, बहुत अच्छे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये v1 रेज टू v2 तो ये क्या हो जाएगा 1/c1 रेज टू 1/c2, तो इनवर्स रेशियो हो जाएगा c2 रेज टू c1, c2 will be 20 रेज टू 5 that will be 4 रेज टू 1. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो वो तो सेम ही हो जाएगा, 1/2 CV² से कर लो या फिर Q²/2c से कर लो, सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो एनर्जी का रेशियो E1/E2 दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय Q²/2c1 डिवाइडेड बाय Q²/2c2, तो C2/C1 विल बी द रेशियो, C2 विल बी 20, C1 विल बी 5, दैट विल बी 4/1। ठीक है क्या? तो इस तरह से बेसिकली तीनों चीजों को सॉल्व करना था। हर एक चीज हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकाली। देख लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। ये देखिए, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन था, सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई 5 and 20। उसके बाद टोटल चार्ज Q इज टू CV, टोटल चार्ज निकालना था, टोटल चार्ज कितना जाएगा Q इज टू CV, पोटेंशियल निकाल लिया बेसिकली। सी हियर कैसे निकाला हमने, v1 रेज टू v2 दैट विल बी 1/c1 रेज टू 1/c2, तो c1 c2 का रेशियो जो है वो कितना है, c1 c2 का रेशियो हो जाएगा c2 रेज टू c1। c2 कितना है, c2 जो है वो 20 रेज टू 5, तो v1 v2 का जो रेशियो होगा दैट कम्स आउट टू बी 4 रेज टू 1। लेकिन अगर मुझे vx निकालना है तो vx कितना लिखूंगा मैं, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 15, तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 वोल्ट। अगर मुझे Vy निकालना है तो Vy कैसे निकालूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 15 दैट इज 3 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल आ गए दोनों के अक्रॉस और एनर्जी का रेशियो। ऐसे सॉल्व करना था, सिंपल। क्लियर है क्या? तो नोट कर लो एक बार अच्छे से इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मार्किंग स्कीम थी इसकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट बिलो। जो सर्किट है नीचे उसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अगर बैटरी है वो 10 वोल्ट की कनेक्ट कर दी ए और बी के अक्रॉस, तो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सर्किट, सर्किट से कितना चार्ज ड्रॉ किया जाएगा। ये जो है वो 100 है, ये भी 100 है, तो ये व्हीटस्टोन बन गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें C इक्विवेलेंट में निकालूं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो ये 10 और 20 आपस में सीरीज में, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 30 दैट विल बी 20/3, और नीचे वाला जो है वो हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 15, तो ये बेसिकली हो जाएगा 10/3। तो इसका C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो बेसिकली आ जाएगा 30/3 दैट इज 10 माइक्रोफैरेड, और 10 वोल्ट जो है वो बैटरी का पोटेंशियल है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू CV, C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट इज 10, V इज 10, ये कितना आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम के बराबर। तो Q जो है वो बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, 100 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा। दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है क्या? चलिए, a capacitor of capacitance C is charged fully by connecting it to a battery of EMF E। एक कैपेसिटर है जिसको C कैपेसिटेंस से फुली चार्ज कर दिया, एक बैटरी लगा के, E बैटरी लगा के, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को, और प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को D से 2D ले गए हम, है ना। तो चार्ज कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में, सबसे पहले ये बताना है। कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है C इंटू V, C होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V के बराबर। ठीक है क्या? पोटेंशियल जो है वो कितना है, V के बराबर। लेकिन एक बार जब ये चार्ज हो गया तो ये बैटरी कितना चार्ज हो गई, ये C इंटू V चार्ज हो गई थी, C इंटू E।
कैपेसिटेंस इनटू ई। अब बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्ज कितना रह गया, Ce प्लस सी और माइनस सी। अगर इसको मैं एक्सटेंड करके 2d डिस्टेंस भी कर दूंगा तो भी चार्ज तो सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो चार्ज विल रिमेन्स द सेम क्योंकि कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। सेपरेशन का इस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बट अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं तो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो बेसिकली Q स्क्वायर बाय 2C है। और अगर वो Q स्क्वायर बाय 2C है तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर D बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर सेपरेशन डबल कर दिया तो एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन था और इस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम्स थी, ये सब आपको लिखना था। अच्छे से आप नोट कर लीजिए इसे भी। फिर हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटेंस C1 and C2 in the ratio 1:2 so that the energy stored in the two cases will become the same। मतलब आप ऐसे समझो कि potential difference must be applied across the series parallel and series combination of two capacitance C1 है C2 है। इनका जो रेशियो है ये रेशियो बेसिकली 1:2 है। C1 और C2 जो है उनका रेशियो आपस में कितना है, 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो बताना है अपने को ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटेंस C1 C2 विद देयर कैपेसिटेंस रेशियो 1:2 सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस विल बिकम सेम। मतलब इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड रहे वो सेम रहे। बहुत अच्छे। तो अगर एनर्जी स्टोर्ड रहेगी तो वो क्या रहेगी, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है क्या, डिवाइडेड बाय हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है क्या, मतलब पोटेंशियल जो है वो उस तरह से वेरी करना चाहिए। ये रेशियो कितना होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। और इस कॉम्बिनेशन से अगर मैं लिखना चाहूं तो इस कॉम्बिनेशन से कैसे लिखूंगा, C1 रेस टू C2 जो है वो 1/V1 रेस टू 1/V2 होता है। हाँ क्या ना, तो V1 रेस टू V2 विल बी C2 रेस टू C1। अगर मुझे V2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये हो गया कितना 2:1, तो 2/3 इंटू V पहला, और V1 कैसे लिखूंगा, सॉरी ये V1 है, V2 कैसे लिखूंगा 1/3 इंटू V। मतलब जो टोटल पोटेंशियल होगा V वो कैसे डिवाइड होगा, सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, है ना, अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2। तो एक बार सीरीज में कनेक्टेड है, एक बार पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दो बातें अपने को दे रखी है। जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे और जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इसकी एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी कितनी, सेम करंट फ्लो करेगा Q स्क्वायर बाय 2C। C कितना हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हो जाएगा एनर्जी। इसका एनर्जी जो होगा वो कैसा होगा, दोनों पैरेलल हैं तो ये जुड़ जाएंगे C1 C2, तो हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। दोनों के रेशियोज को इक्वेट कर लेंगे और रेशियो आ जाएगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए कैसे सिंपल। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन था तो दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। सीरीज में 1/, के रेशियो में सॉल्व कर लिया, एनर्जी को सेम कर लिया, उन दोनों का रेशियो ले लिया। सिंपल कहानी, ठीक है क्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस जो है उसका कैपेसिटेंस हमको लेना था। ध्यान दो, ये तीनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका पैरेलल कितना हो गया 2/3, उसके साथ सीरीज में ये और ये, हाँ क्या ना। तो अगर ये दो माइक्रो फैरेड की कैपेसिटेंस है तो इनका सीरीज कितना हो गया 6 के साथ। ये किसमें है, दो किसमें है, पैरेलल में, तो सॉरी सीरीज में। तो सीरीज में सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, C इक्विवेलेंट विल बी 1/6
प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है क्या? तो 1/2 1/2 1 के बराबर हो गया, 7/6। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6/7 माइक्रोफैरेड के बराबर। ठीक है क्या? इस तरह से सॉल्व करना था। 7 वोल्ट की अगर बैटरी कनेक्टेड करी गई तो कितना चार्ज ड्रॉ करेगा? Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? C इंटू V। C का वैल्यू 6/7 इंटू 7 दैट इज 6 माइक्रो कूलम इज द चार्ज जो कि लिया गया। चलिए देखिए इसी तरीके से इसको सॉल्व कर रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ बैटरी, जो कि V वोल्ट की बैटरी है उससे कनेक्ट किया गया है। स्विच को ओपन कर दिया फ्री स्पेस में और प्लेट्स को फिल्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से। रेशियो बताना है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो कि स्टोर्ड होगा। करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहले इसको कनेक्ट किया था तो ये अगर C कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे CE हो जाएगा, ये -CE हो जाएगा। अब यहां से इसको हटा के ये स्विच S को कनेक्ट कर दिया, तो जब S स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी चार्ज है +C -CE से, और इसके साथ मैंने ये कनेक्ट कर दिया दूसरा जिसका कैपेसिटेंस है C। ये A है, ये B। क्लियर है क्या? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कि स्टोर रहेगी कैपेसिटेंस में बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे डिफर करे? तो सिंपल सी बात है कि पहले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV² था तो C विल बी KC, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ KCV²। दोनों का रेशियो ले लेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे किया गया। सिंपल, सबसे पहले जो एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लिया, उसके बाद KCV लिख दिया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस A, और अगर मुझे कैपेसिटेंस B में निकालना है एनर्जी स्टोर्ड तो एनर्जी स्टोर्ड इन B दैट विल बी Q²/2। C कितना हो जाएगा? KC के बराबर। ठीक है क्या? यही लिख के आगे सॉल्व करेंगे। देखिए Q²/2 KC, उसको सॉल्व कर लिया, टोटल एनर्जी ऐड कर दिया और दोनों का रेशियो ले लिया। पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ CV² और C कितना था? 2C के बराबर, तो वो हो गया CV²। दोनों का रेशियो ले लिया, रेशियो विल बी 2K डिवाइडेड बाय K² प्लस 1 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या सवाल है। In the figure shown, network 5 capacitors are connected with 100 volt supply. Calculate the total energy stored. कितनी एनर्जी स्टोर होगी टोटल? इसका C इक्विवेलेंट निकालना आसान है। ये 1 और 2 दोनों किसमें? पैरेलल में। ये 3 और 3 किसमें? दोनों पैरेलल में। तो 3 और 3 आपस में दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 6। 3 और 3 आपस में पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में इनका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 6। इसका हो जाएगा कितना? 2 और 1 का पैरेलल 3, तो 6 और 3 और 2 ये तीनों किसमें आ गए? सीरीज में। तो बेसिकली 6 और 3 किसमें? आपस में, अभी भी पैरेलल में, क्योंकि ये इससे और इससे कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली 6 into 3 डिवाइडेड बाय 18, 6 into 3 divided by 9 that will be 2 माइक्रोफैरेड, और एक ये 2 सीरीज में, तो ये कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरेड हो गया C इक्विवेलेंट। अगर आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो आप क्या निकालोगे? हाफ CV²। C का वैल्यू कितना? 4 माइक्रोफैरेड दैट इज 10⁻⁻6 into 100 का स्क्वायर, दैट विल बी द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। देखिए वही किया गया। सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल लिया। C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरेड एनर्जी हाफ CV², कैलकुलेशंस कर ली, आंसर आ गया। हाफ मार्क्स। इस तरह से कैटेगराइजेशन मार्क्स का था। अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल पूछा गया। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 12 पिकोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 50 वोल्ट बैटरी। 50 वोल्ट बैटरी और 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है 12-12 माइक्रोफैरेड के, उसको एक 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है क्या? 12 पिकोफैरेड और इसका भी कितना? 12 पिकोफैरेड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहां पे स्टोर करेंगे? इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन। आपको ये बताना है कि अगर इनको पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया सेम बैटरी से,
12 पिकोफैरेड 12 पिकोफैरेड, उसको 50 वोल्ट बैटरी से पैरेलल में अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इस कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। बहुत अच्छे। तो अगर मुझे एनर्जी स्टोर्ड बताना है, सिंपल, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं तो पैरेलल में क्या होगा, 24 इज द सी इक्विवेलेंट, ठीक है क्या, और एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना था। देखिए 24 विल बी, सीरीज में कितना होगा 6, पैरेलल में कितना होगा 24, तो ये पैरेलल की एनर्जी हो रही है, सीरीज की एनर्जी, ठीक है क्या। देखिए अगला सवाल, 200 माइक्रोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन जो है वो 5 mm है और चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट डीसी, इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स यूजिंग एन इंसुलेटर हैंडल। क्या कर रखा है, एक 200 माइक्रोफैरेड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन जो है वो 5 mm के बराबर है, ठीक है क्या, 200 माइक्रोफैरेड है और इसको एक 200 वोल्ट की 100 वोल्ट की डीसी सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दी। इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स यूजिंग एन इंसुलेटर हैंडल, एक इंसुलेटर हैंडल से इसको कनेक्ट कर रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, इनकी डिस्टेंस डबल कर दी और एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया 5 mm थिकनेस का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 10, मतलब अगली कंडीशन क्या कर दी मैंने, इसको बड़ा कर दिया और आधे में डाइलेक्ट्रिक कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 था और ये 10 mm कर दिया, सेम बैटरी से कनेक्टेड। Explain the reason why how the capacitance electric field between the plates energy density will change। कैसे कैसे capacitance change होगा, ये change होगा या वो change होगा। बहुत अच्छे, बैटरी से कनेक्टेड हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अगर उसकी थिकनेस को मैंने इंक्रीज करा है तो आप खुद ही सोचो कि जो इफेक्टिव सेपरेशन होगा दोनों प्लेट्स के बीच का वो बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस 5 mm है उसके इक्विवेलेंट जो एयर कैपेसिटेंस है उसकी थिकनेस कितनी होगी, 5/10 के बराबर, क्योंकि 5 में एयर है और आधे 5 में हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। तो इफेक्टिव लेंथ जो होगी, इफेक्टिव सेपरेशन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इफेक्टिव सेपरेशन कम्स आउट टू बी 5 + 0.5 दैट विल बी 5.5 mm के बराबर होगा। तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी 200 × 5 डिवाइडेड बाय 5.5, ठीक है क्या। अगर नई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेसिकली V/d के बराबर, E = V/d होता है, V कितना है 100, D का वैल्यू 5.5 × 10⁻³ तो इससे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये दो पार्ट हो गए, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगला पार्ट देखते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर्ड निकालनी थी। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। सबसे पहले न्यू एनर्जी स्टोर्ड हमने निकाला C' से और ये निकाला हाफ सी वी स्क्वायर से, दोनों का रेशियो ले लिया। अगर हमें एनर्जी डेंसिटी लिखनी है तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ ε0 × E² के बराबर। कैपेसिटेंस होता है Ka ε0/d और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है V/d। अगर कोई स्लैब हमने इंसर्ट की है एक कैपेसिटेंस में तो उसी हिसाब से चीजें लिखी हुई थी, उसी हिसाब से मार्किंग स्कीम सेट की गई थी। नोट करिए इसे अच्छे से, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए, when a parallel plate capacitor is connected across a DC volt battery, explain briefly how the capacitor get charged। आप सिंपल से ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको एक डीसी बैटरी के आगे आपने चार्ज कर दिया, बैटरी सी कैपेसिटेंस है, यहां से पॉजिटिव क्यू आया तो यहाँ पे क्यू आया, यहाँ माइनस क्यू आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इकट्ठे होते गए। तो ये क्यू चार्ज कैसे होता है, बेसिकली जो बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर से क्यू चार्ज निकल के दूसरी प्लेट ऑफ कैपेसिटर तक जाता है और जो बैटरी है वो उसको एक अमाउंट ऑफ पावर प्रोवाइड कराता है ये प्रोसेस कंप्लीट करने को। इस प्रकार से एक चार्ज से दूसरा कैपेसिटर, बेसिकली कैपेसिटर चार्ज होता है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है क्या। इसको एलैबोरेटेड वे में इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर विद अ डीसी बैटरी व्हेनेवर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ डीसी सोर्स is it starts acquiring charge in accordance with the terminal of the battery till the potential difference across the plate becomes equal। मतलब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर ना हो जाए तब तक वो चार्ज होता रहेगा, ठीक है क्या।
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and V volt battery, then sometimes battery is disconnected, distance between the plate is double, distance double कर दी, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 और 2 के बीच में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सवाल बेसिकली पूछा गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लेट्स के बीच का। सिग्मा जो है वो हो जाएगा Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट कर दिया तो न्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा बेसिकली Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू K के बराबर। तो ये बाय द फैक्टर ऑफ 1 के डिक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। अगर हमने एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो पहले जो एनर्जी स्टोर थी वो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C, फाइनल एनर्जी स्टोर जो हो जाएगी वो जाएगी Q स्क्वायर बाय 2C डैश, और अभी C डैश जो है वो किसके बराबर आ जाए, KC के बराबर। ठीक है क्या, तो ये बेसिकली, और सेपरेशन भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो C का वैल्यू यहां पर इसको C1 ही लिखो, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और इसका क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसका वैल्यू 2D के बराबर। तो ये बेसिकली 2U बाय K के बराबर हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी अगर K 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है अगला सवाल, डिस्क्राइब ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन द प्लेट्स। इस तरह से चार्ज, सेम सवाल अभी पूछा गया, और एनर्जी कैसे डिराइव होता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी एंड डिस्कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटेंस। इनका रेशियो बताना है एनर्जी का। सेम काम जो हम बार बार कर चुके हैं वही काम फिर से करना है। सबसे पहले डिफाइन करना है कि कैसे पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है और कब तक चार्ज होता रहता है, जब तक V वोल्ट उसके कैपेसिटर के अक्रॉस ना आ जाए। अगर मैं बात करूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, और एनर्जी कैसे निकालते हैं, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज V इंटू DQ के बराबर। ठीक है क्या, तो जो DW होगा वो क्या बराबर हो जाएगा, V का वैल्यू Q बाय C इंटू DQ, 1 बाय C कॉमन, Q DQ, इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से Q तक, तो ये हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C। ठीक है क्या, और बेसिकली अगर आप देखें तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। कोई सा भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, वन ऑफ द सेम, ऐसे इसको डिराइव किया गया है। ठीक है क्या, वही सेम चीज। देखिए आगे अगला सवाल भी वही एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया। क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड, हाफ CV स्क्वायर। तो जब इनको When it is connected अनचार्ज कैपेसिटर और चार्ज कैपेसिटर को जब कनेक्ट किया तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो कैसे होता है, मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि पहले एक कैपेसिटर था C, इसको चार्ज किया, ये प्लस V, ये माइनस V, इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर C के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब इन दोनों को हमने ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया तो इस पे तो CV चार्ज है ना, इस पे माइनस CV है, इस पे चार्ज 0 है, और इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, तो नेट चार्ज जो होगा इस पूरी प्लेट में वो कितना है, CV, और टोटल कितना है 2C, ये बराबर हो गया V के। V इज इक्वल्स टू Q बाय C ना, तो V जो है वो कितना गया, V बाय 2 के बराबर, V डैश। तो इनका जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, V बाय 2 के बराबर। ये ऐसे आता है बिकॉज वो पूरी जो चार्ज है वो तो आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड प्लेट है, और आइसोलेटेड प्लेट में क्या होगा, चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। इसलिए एनर्जी स्टोर जो है वो हमने निकाल ली, हाफ C V बाय 2 का होल स्क्वायर, एक के लिए, दूसरे के लिए भी हाफ C V बाय 2 का होल स्क्वायर। पहले कितना था, हाफ CV स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लिया, रेशियो कम्स आउट टू बी 1:2 के बराबर। नोट करिए इसे अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर Q चार्ज इज गिवन टू द कॉम्बिनेशन, दो को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया C1 C2 को, ठीक है क्या, इस कॉम्बिनेशन को हमने Q चार्ज दिया मान लो, ठीक है क्या, तो Q चार्ज कैसे बटेगा दोनों में। Q चार्ज अगर मैं
इसको Q1 बोल रहा हूँ, इसको Q2 बोल रहा हूँ, तो Q1 Q2 क्या होगा? बेसिकली Q1 रेस टू Q2 जो होता है वो C1 रेस टू C2 होता है, सेम रेशियो में बटेगा, तो इट विल बी C1 रेस टू C2। पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट में बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा C1 रेस टू C2। इसी का 1 मार्क मिलता है आपको। अगला सवाल देखिए, फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो है इनके बीच में जो भी नेटवर्क बना हुआ है इसमें टोटल चार्ज कितना होगा? 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है? हाँ, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है, इसका मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। अगर सॉल्व करूं तो 4 और 2 जो है वो किस में है? सीरीज में, तो 4 और 2 का सीरीज जो होगा वो जाएगा 8/6, दैट विल बी 4/3। दूसरा 6 और 3 का अगर सीरीज है तो ये कितना हो जाएगा? 18/9, दैट इज 2, और ये जुड़ा हुआ है 3 वोल्ट बैटरी से। तो बेसिकली 4/3 प्लस 2, दैट विल बी 3 LCM, 4 प्लस 3 2 जा 6, दैट इज 10/3। ये C इक्विवेलेंट आ गया। C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10/3 के बराबर। तो चार्ज Q जो है वो किसके बराबर है? CV के बराबर। C is 10/3, V is 3, that means 10 microcoulomb, that will be the charge which is transferred from this to this। ठीक है क्या? इस तरह से होगा। देखिए 10 माइक्रोकूलम, नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, Q is equals to CV लगा दिया। अगला सवाल देखते हैं, the space between the plates of a parallel plate capacitor is completely filled in two ways। बेसिकली क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसके बीच का जो स्पेस है वो दो तरीके से भरा गया। एक में पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, दूसरे को ब्रेक कर दिया d/2 एक में K1 भर दिया, एक में K2 भर दिया। इक्वल थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है। आपको बताना है कैपेसिटेंस इज सेम इन द टू केसेस, दोनों में कैपेसिटेंस सेम है, तो K1 K2 का रेशियो बताना है। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? KC, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और इसका जो कैपेसिटेंस है दूसरे वाले का, वो कैपेसिटेंस दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज में एक K1 है और एक K2 है। तो K1 K2 को अगर मुझे सीरीज में सॉल्व करना है तो सीरीज में कैसे सॉल्व करूंगा? C इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं इसका, इसको बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2। तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2 प्लस इनटू C2 कितना हो जाएगा? K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D/2 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, दैट विल बी 2 K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दोनों को सॉल्व कितना आएगा? ऊपर बन जाएगा 2 K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, और कॉमन कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। K1 प्लस K2 नीचे कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। सिंपल था, उसमें क्या है? बस ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ K से। ठीक है क्या? हाफ मार्क इसका था, हाफ मार्क इसका, और हाफ मार्क ये लिखने का था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है अगला सवाल, फिर से वही रिपीटेशन सवाल का। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड तो हम निकाल चुके, एक बार फिर से देख लेंगे। जिसका V वोल्टेज है, हाउ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसका B पार्ट भी देख लेते हैं। अगर कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड का इज चार्ज बाय कनेक्टिंग अ बैटरी of negligible resistance and 10 volt EMF, calculate the amount of charge supplied by the battery। कितना चार्ज सप्लाई होगा? कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे पहले तो कि अगर हमको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी कैसे निकालते? देखो dW is equals to VdQ। V को क्या लिख दोगे? Q/C। इंटीग्रेट करोगे हाफ CV²। सबको पता है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और अब हमको चार्ज निकालना था Q, तो Q कितना होता है? CV के बराबर। C दे रखा है, V दे रखा है, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है क्या? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहीं तक सवाल पूछे गए थे किस में? कैपेसिटर चैप्टर से। तो बेसिकली ये आपके बोर्ड के पिछले 5 वर्षों के सवाल जो कि पूछे गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक से, और भी अलग अलग चैप्टर्स के
वीडियोस बोर्ड, जेई और नीट के देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। कम ज्वाइन व्यास। थैंक यू।